हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल 2023 के 1927 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मोरहाबादी मैदान बना ऐतिहासिक पल का साक्षी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 में सफल 1927 अभ्यर्थियों के लिए 30 दिसंबर का दिन जीवन की नई शुरुआत लेकर आया। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नए साल से ठीक पहले मिली इस सौगात ने राज्य के युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया। मोरहाबादी मैदान इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन केवल नियुक्ति पत्र वितरण का नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का है। हमारी सरकार ने हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती को प्राथमिकता दी है। हेमंत है तो हिम्मत है। आज वो हिम्मत साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और झारखंड सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रही है। जेएसएससी सीजीएल 2023 के माध्यम से 6 महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की गई हैं। इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी एएसओ, 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक सह कानूनगो शामिल हैं। इन नियुक्तियों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को सेवाओं में तेजी आएगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच पहले ही पूरी कर ली थी। इसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जनवरी 2026 में होगी आयोजित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर अहम सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये परीक्षा जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये परीक्षा नियमित एवं बैकलॉग दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, एडमिट कार्ड एवं अन्य आवश्यक जानकारियां समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें। कोडरमा में नदी किनारे से बालक का क्षत विक्षत शव बरामद, 13 दिसंबर से था लापता। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के इरगोबाद से बीते 13 दिसंबर से लापता बच्चे सैफ अली का शव क्षत विक्षत अवस्था में बरामद किया गया है। 13 दिसंबर की संध्या करीब 4 बजे घर के कुछ ही दूरी से शमशीर आलम का 3 वर्षीय पुत्र सैफ अली अचानक से लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका था, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने जयनगर थाना में बच्चे की गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया था। इधर बच्चे की खोजबीन को लेकर एसपी अनुदीप सिंह ने मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की थी, जो बच्चे की खोजबीन कर रही थी। इसी बीच मंगलवार को इरगोबाद की कुछ महिलाएं गांव से सटे नदी किनारे लकड़ियां चुनने गई हुई थीं, जहां उन्हें एक बच्चे का शव देखा, जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इधर महिलाओं का शोर सुनकर ग्रामीण और सैफ अली के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां खोपड़ी के पास से बरामद कपड़े से लापता सैफ की शिनाख्त की गई। इधर लापता सैफ का शव बरामद होने की खबर सुनकर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी किनारे इकट्ठा हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं मृत बालक सैफ अली के पिता शमशेर आलम ने बताया कि जिस कपड़े को पहने उनका बच्चा 13 दिसंबर को लापता हुआ था, घटनास्थल से वही कपड़े मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह शव उनके पुत्र का ही है। उन्होंने बताया कि उक्त कपड़े सैफ के गायब होने के कुछ ही दिन पहले ही उन्होंने ऑनलाइन खरीदा था।
इधर मामले को लेकर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि उन्हें बच्चे के शव बरामदगी की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि मौके पर टीम को भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है। परिजन शव सैफ का होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जंगली जानवर द्वारा इसकी ये हालत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः अपराधियों ने इसकी हत्या की हो। उन्होंने कहा कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। रांची में प्रशासनिक लापरवाही से उजड़े 2 आदिवासी मोहल्ले, 2000 से अधिक लोग बेघर। शहर में प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही का खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ा है। रांची शहर के 2 आदिवासी मोहल्लों को प्रशासन ने उजाड़ दिया, जिससे 2000 से अधिक आदिवासी बेघर होकर सड़कों पर आ गए। हरमू बाईपास रोड और डीआईजी ग्राउंड क्षेत्र में पिछले 35 से 40 वर्षों से 2 पीढ़ियों से बसे आदिवासी परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया गया। ये सरकारी विभागों में बैठे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम है। हरमू बाईपास रोड स्थित पत्थर कोचा इलाके में करीब 150 आदिवासी परिवार वर्षों से रह रहे थे। इनमें से लगभग 135 घरों में 845 आदिवासी लोग रहते थे। स्थानीय निवासी ज्योत्सना कच्छप ने बताया कि सभी परिवार झारखंड राज्य बनने से भी पहले से यहां रह रहे थे। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन ने रेलवे की जमीन बताकर 15 दिसंबर 2024 को हजारों आदिवासियों को घर से बेदखल कर दिया। इसी तरह बिरसा चौक कठरकोचा में प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जहां पर 150 से अधिक घरों में करीब 1000 आदिवासी परिवार रहते थे। वहीं डीआईजी ग्राउंड में करीब दर्जनों आदिवासी परिवारों के घरों को निशाना बनाए गए। यहां पर बड़गाई अंचल और नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। पदाधिकारियों ने वर्षों तक आदिवासी परिवारों से हर साल उनके नाम से जमीन की रसीदें थमाई, लेकिन सच्चाई को जानबूझकर अंधेरे में रखा। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तब सारा विभागीय गलती का बोझ गरीब आदिवासी परिवारों पर डाल दिया गया और दर्जनों मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कोडरमा में एसीबी की कार्रवाई, गाड़ी के शोरूम को किया सील। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। एसीबी ने कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित गाड़ी के शोरूम को सील कर दिया है। इस छापेमारी के बाद फिलहाल शोरूम को सील कर दिया गया है। शोरूम को सील करने के पूर्व एसीबी की टीम ने काफी देर तक मोटोजेन के शोरूम के अंदर कागजातों की जांच की। कई कागजातों के साथ शोरूम से लेन देन से जुड़े हिसाब के दस्तावेज और कंप्यूटर के सीपीयू को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई है। मंगलवार को हजारीबाग और रांची एसीबी की टीम से तकरीबन 10 अधिकारी कोडरमा स्थित मोटोजेन के शोरूम में कार्रवाई के लिए पहुंचे। यहां काफी देर तक शोरूम में जांच करने के बाद देर शाम के बाद शोरूम को सील कर दिया गया है। बता दें कि मंगलवार देर शाम एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए कोडरमा रांची पटना रोड स्थित शगुन बैंक्वेट में संचालित गाड़ी के शोरूम में पहुंची, जहां घंटों जांच के बाद एसीबी की टीम ने शोरूम को सील कर दिया है और जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये कार्रवाई बुधवार को भी चलेगी। इस कार्रवाई को लेकर एसीबी के इंस्पेक्टर सुदामा राम ने बताया कि शोरूम संचालिका स्निग्धा सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। शोरूम के दस्तावेजों की जांच करने के लिए फिलहाल शोरूम को सील कर दिया गया है। पलामू में धान खरीद का हाल बेहाल, कई जगह क्रय केंद्र बंद, खरीदारी में तकनीकी खामियां, किसान परेशान। झारखंड राज्य सरकार ने 15 दिसंबर से पूरे राज्य में किसानों से धान खरीदारी की शुरुआत की है। पलामू जिले में 63 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों से धान की खरीदारी होनी है। राज्य सरकार ने पलामू से 3 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। शनिवार तक जिले में लक्ष्य का लगभग 76% धान की खरीदारी हो चुकी थी, लेकिन कई केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण खरीदारी ठप हो गई है। क्रय केंद्रों के उद्घाटन के बाद कई जगहों पर खरीदारी नहीं हो पा रही है। हुसैनाबाद क्षेत्र में किसान सबसे अधिक परेशान हैं। हुसैनाबाद व्यापार मंडल क्रय केंद्र पर उद्घाटन के बाद मात्र 3 किसानों से ही खरीदारी हुई। इसके बाद केंद्र को आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, जिस कारण खरीदारी रुक गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कृष्ण बैठा ने कहा कि आईडी पासवर्ड नहीं मिलने से किसानों से धान नहीं लिया जा रहा। इसी तरह पांकी क्षेत्र में एक क्रय केंद्र में स्टॉक भर जाने से खरीदारी नहीं हो सकी। कई केंद्रों ने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी पूरी कर ली है और गोदाम खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। हुसैनाबाद पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि आईडी पासवर्ड नहीं मिलने से खरीदारी नहीं हो पा रही। किसान मजबूर होकर अपने धान बनिया या साहूकारों को बेचने को विवश हो जाएंगे। इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई थी और किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। किसान मंजूर आलम ने कहा कि इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई, लेकिन मजबूरी में कम दाम पर बेचना पड़ सकता है।
पलामू में कई दशकों बाद धान की अच्छी पैदावार हुई है। जिले में 51,000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया था और पहली बार लक्ष्य से अधिक रोपनी हुई। जिन किसानों ने धान बेच दिया है उन्हें भुगतान में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेटा फीडिंग की समस्या के कारण कई किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। किसान श्यामदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने धान बेच दिया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पांकी के किसान रईस खान ने कहा कि धान बेचने में परेशानी तो नहीं है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। महज कुछ घंटों में डकैती कांड का खुलासा, लूट की ज्वेलरी के साथ 4 गिरफ्तार। धनबाद जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कतरास बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान में हुए लूटकांड का महज कुछ ही घंटों में उद्भेदन कर लिया है। इस कार्रवाई में दुकान से लूटे गए करीब 20 केजी चांदी के आभूषणों के अलावा 400 ग्राम सोना बरामद के साथ 4 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के दिशा निर्देश के तहत धनबाद पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही है। बीते सोमवार को पुलिस ने महज 30 घंटे के भीतर एक चोरी हुए नवजात की सकुशल बरामदगी के साथ साथ कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता पाई थी। वहीं आज मंगलवार अहले सुबह की गई ज्वेलरी शॉप में लूट का भी उद्भेदन महज कुछ ही घंटों में कर लिया है। कतरास बाजार स्थित विश्वेश्वर लाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर दुकान से करीब 20 से 22 किलो चांदी, 300 से 400 ग्राम सोने के आभूषण और कुछ महत्वपूर्ण कागजात लूट लिए थे। इसकी सूचना पाकर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई और महज कुछ घंटों में लूटे गए आभूषणों के साथ 4 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसएसपी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि ये अपराधी घुमंतू बंजारे की तरह अलग अलग जगहों पर डेरा डालकर रहते थे। धनबाद रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित छाई गद्दा इलाका इनका ठिकाना था, जहां बैठकर कतरास इलाके की ज्वेलरी शॉप लूट की पूरी योजना बनाई गई थी। वारदात के समय अपराधी हाफ पैंट पहनकर जाते थे और घटना के बाद तुरंत कपड़े और हुलिया बदल लेते थे। पहचान छुपाने के लिए वे अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखते थे। एसएसपी ने बताया पुलिस पूरे गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एसएसपी प्रभात कुमार ने रिकवरी के लिए थानेदार की पीठ थपथपाई है। एसएसपी ने बताया कि इस कांड के उद्भेदन में अपनी जी जान लगाने वाले कतरास थाना के एसआई ए.के. खान को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। कचरा यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 7 दिन में भुगतान का नोटिस। शहर के नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रांची नगर निगम प्रशासन के निर्देश पर ऐसे 100 प्रमुख डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अनुसार नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, होटल, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य है। वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में कचरा यूजर चार्ज की वसूली चयनित एजेंसी मेसर्स नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। नोटिस में बकायेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें। तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों के खिलाफ झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि जिन धाराओं के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है उनमें जुर्माना और अन्य कानूनी प्रावधान शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से बकाये रहने के कारण कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अब बड़े बकायेदारों पर सख्ती की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज की वसूली को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन मालिकों पर वर्षों से भुगतान नहीं करने का आरोप है। इस कार्रवाई के जरिए निगम प्रशासन बकाया राशि की वसूली तेज करने की कोशिश कर रहा है। भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में काउंटर के जरिए भी राशि जमा की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में डोर स्टेप भुगतान की व्यवस्था भी लागू है। फिलहाल नगर निगम की इस कार्रवाई से बड़े बकायेदारों में हलचल देखी जा रही है। अब ये देखना होगा कि नोटिस के बाद कितने लोग समय पर भुगतान करते हैं और कितनों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। नए साल से पहले राजधानी में सख्ती, ड्रंक एंड ड्राइव और एंटी क्राइम चेकिंग एक साथ। नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मंगलवार रात पुलिस ने पूरे शहर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। रांची के रूरल एसपी, ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी सहित तमाम डीएसपी और थानेदारों ने इस अभियान में भाग लिया। ये विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जिला भर में एक साथ संचालित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखना रहा।
रांची पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक वाहन जांच और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की। इस अभियान की निगरानी खुद सीनियर पुलिस अधिकारियों सहित डीएसपी और थाने प्रभारियों ने की। चेकिंग देर रात तक विभिन्न थाना क्षेत्रों मोराबादी, हटिया, चुटिया, कोकर और पांड्रा में जारी रही। पुलिस के जवानों ने न सिर्फ वाहनों की सघन जांच की, बल्कि होटलों, पब्स और रेस्टोरेंट्स के आसपास भी विशेष सतर्कता रखी गई है। राजधानी रांची में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले सामने न आए, इसे लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद सड़कों पर उतरे। एक तरफ ट्रैफिक एसपी अपने अफसर के साथ ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग अभियान चलाते रहे, वहीं दूसरी तरफ रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर ने एंटी क्राइम चेकिंग की कमान संभाले रखा। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई और ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में मौके पर कार्रवाई की है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर इस बार ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। पुलिस ने मंगलवार रात दर्जनों वाहनों की जांच की और कई चालकों के अल्कोहल स्तर की जांच ब्रेथ एनालाइजर से की गई है। ट्रैफिक एसपी ने स्पष्ट किया है कि जो भी चालक शराब सेवन की स्थिति में वाहन चलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए साल के अवसर पर पिकनिक स्थलों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। कांके, हटिया डैम, रॉक गार्डन और ताटी सिलवे जैसे लोकप्रिय स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा रांची के प्रमुख होटलों और रेस्तरां में भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का तुरंत संभाला जा सके। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाएं, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी से मनाएं, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देवघर में नववर्ष से पहले उत्पाद विभाग का छापा, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। देवघर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने नए साल के आगमन से पहले जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। सारवा थाना क्षेत्र व लखनगढ़िया मोड़ व तुरुकडीह में हुई छापेमारी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान 8.82 लीटर अंग्रेजी शराब, 25.65 लीटर बियर, 12.6 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। टीम ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य कारोबार की ब्रह्मदेव यादव भागने में सफल रहा। गिरिडीह के सरिया में ज्वेलरी दुकान का शटर काट लाखों के जेवर ले उड़े चोर। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी बाजार में सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात चोरों ने रानी ज्वेलर्स नामक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया और लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान मुख्य सड़क पर स्थित है। बावजूद इसके चोरों ने इतनी बारीकी से घटना को अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। दुकानदार ने बताया कि वो रोज की तरह सोमवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर कटा हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देख उनके होश उड़ गए। दुकानदार ने घटना की जानकारी तुरंत सरिया थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान हो सके। इस वारदात से चिचाकी बाजार के व्यवसायियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। रामगढ़ में अवैध स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर जब्त, प्राथमिकी दर्ज। रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। रामगढ़ के खान निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने पतरातू डैम के पास औचक जांच अभियान के क्रम में स्टोन चिप्स लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। ट्रैक्टर पर 100 घनफुट स्टोन चिप्स लदा हुआ था। बताया गया कि वाहन जांच के दौरान टीम ने उक्त ट्रैक्टर को रोका। मौका पाकर चालक भाग निकला। जांच में ट्रैक्टर पर लदे स्टोन चिप्स से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिला। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। खान निरीक्षक ने वाहन मालिक व चालक के खिलाफ पतरातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पलामू में चोरों ने 2 दिनों में 4 घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात व नकदी ले भागे। मेदिनीनगर शहर में चोरी की घटनाओं में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। बीते 2 दिनों में चोरों में 4 घरों को निशाना बनाया है। इन घटनाओं को लेकर शहर थाना व चैनपुर थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। शहर थाना प्रभारी अंजिलुल मनोवर ने बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बैरिया मोहल्ला निवासी रंजय कुमार सिंह के घर से चोरों ने 20,000 रुपए नकद सहित जेवरात की चोरी की है। रंजय कुमार अपने परिवार के साथ पैतृक गांव पाटन गए हुए थे। पार्सल देने पहुंचे व्यक्ति
व्यक्ति ने उन्हें फोन कर बताया कि घर का दरवाजा खुला है। वीडियो कॉल पर देखने से ताले टूटे हुए पाए गए। सूचना मिलते ही वे घर लौटे तो देखा कि सभी दरवाजों के ताले टूटे हैं और अलमीरा में रखे नकद रुपए व जेवरात गायब हैं। दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अजय कुमार के आवास में हुई। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर 14,000 रुपए नकद सहित लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। अजय कुमार 26 दिसंबर को परिवार के साथ घर बंद कर रायपुर गए थे। 29 दिसंबर की रात लौटने पर देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। अलमीरा में रखे नकद रुपए व सोने के कान के टॉप, अंगूठी, चांदी की पायल सहित अन्य जेवरात गायब मिले। इस संबंध में गृहस्वामी ने चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं श्रीराम पथ निवासी अरुण कुमार द्विवेदी व अशोक कुमार तिवारी के घर से 50,000 रुपए नकद सहित जेवरात की चोरी हुई है। इस संबंध में अरुण कुमार द्विवेदी ने शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में दहशत में है। आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के मोटर एजेंसियों पर एसीबी का छापा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की विशेष टीमों ने एक भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में राज्य भर में फैले निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के मोटर एजेंसियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया है। ये कार्यवाही इससे अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। ये कार्यवाही इस मामले के प्राथमिक अभियुक्तों विनय कुमार सिंह और स्निग्धा सिंह से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। रांची में सरना धर्मावलंबियों की तीर्थयात्रा 23 जनवरी को, जुटेंगे 7 राज्यों के आदिवासी। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत अनुबंधित की ओर से 23 जनवरी को सिरासिता तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया है। कोकड़ो लता की पूजा अर्चना की जाएगी, जहां पर 7 राज्यों असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली से हजारों सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। इस संबंध में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत के राष्ट्रीय सचिव जलेश्वर उरांव ने बताया कि 23 जनवरी को रांची से सिरासिता के लिए रवाना होंगे। करीब 2000 आदिवासी परिवार अपने पारंपरिक वेशभूषा में बसों के द्वारा जाएंगे। वहीं संगठन सचिव गैना कच्छप ने बताया कि गुमला में सरना धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल सिरासिता नाले है। यहां पर हर साल लाखों आदिवासी एक मंच पर जुटेंगे। इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सिरासिता में सुबह 9 बजे पाहान द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। सामूहिक रूप से सरना प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद सभी आदिवासी समाज के लोग पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत के उपाध्यक्ष सोमे उरांव, कोषाध्यक्ष बिरसा उरांव, जिलाध्यक्ष सोमदेव उरांव, लोहरदग्गा जिलाध्यक्ष योगेंद्र उरांव, सुद्धू भगत, सुभानी तिग्गा, नवीन तिर्की, जयंती उरांव समेत अन्य अगुवाई करेंगे। ईडी ने किया 2,883 करोड़ के शराब घोटाला का खुलासा। विधु गुप्ता व सिद्धार्थ सिंघानिया मुख्य आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पाद विभाग से जुड़े एक बड़े 2,883 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले का खुलासा किया है। इस मामले में ईडी ने 26 दिसंबर 2025 को एक और सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन शिकायत दर्ज की है, जिसमें झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित 81 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि 2019 से 2023 के बीच एक सुनियोजित आपराधिक सिंडिकेट ने राज्य की शराब नीति का दुरुपयोग किया। इस सिंडिकेट ने अवैध कमीशन और बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री के माध्यम से भारी मात्रा में काली कमाई की। इस बड़े घोटाले में झारखंड एसीबी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए 2 प्रमुख व्यक्तियों विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। विधु गुप्ता डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लायर प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। झारखंड एसीबी ने उन्हें 3 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें 24 अगस्त को बेल मिल गई। उनकी कंपनी पर झारखंड में होलोग्राम सप्लाई के लिए अधिकारियों को 9% कमीशन देने और नकली होलोग्राम सप्लाई करने का भी आरोप है। जांच में पता चला है कि ये कमीशन मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे तक भी पहुंचा था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिंघानिया को एसीबी ने 18 जून 2025 को गिरफ्तार किया था और उन्हें 25 अगस्त को बेल मिल गई थी। शराब घोटाला मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों का जेल के अंदर नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जो शख्स नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका नाम विधु गुप्ता और विक्की भलोटिया था। समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण विधु गुप्ता को इस केस में डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। सीएम हेमंत ने कहा, परीक्षा हो रहा झारखंड में, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा नेपाल में, गजबे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि परीक्षा हो रहा झारखंड में, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा नेपाल में, गजबे है। विरोधियों ने अपने कार्यकाल के दौरान न नौकरी दी, न ही रोजगार दिया। हम आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए कई दरवाजे खोलेंगे। कई सारी नियुक्तियां अलग अलग चरणों में होगी। अब तक राजस्व निरीक्षक, वेटनरी अफसर, शिक्षक, अंचल निरीक्षक,
ये सारी बहाली हुई। पॉलिटेक्निक में पहली बार हमारी सरकार ने प्रिंसिपल दिया, मेडिकल अफसर दिए, आज लाखों नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। इस दौरान 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम ने कहा कि हम लोग कहने पर नहीं करने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थिति देखी, विरोधियों का षड्यंत्र भी देखा, वो भी ऐसा षड्यंत्र जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतने निचले स्तर पर जाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। क्यूआर कोड से कोर्ट कचहरी के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ऐसा भी होता है, हमने पहली बार सुना, अगली बार नहीं सुनेंगे। ऐसा काम जो करेगा वो सीधे जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरबा बच्चों से करोड़ों का चंदा लिया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए षड्यंत्र रचते हैं। चोर पुलिस से भी एक कदम आगे रहते हैं। नए नए आविष्कार कर वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए परीक्षा बाधित करते हैं। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने विभिन्न बैंकों से करार किया है कि हमारे कर्मचारी की अगर आकस्मिक मौत होती है तो उनके परिजनों को बैंक 1 करोड़ रुपए देगी। ये अनुबंध कर्मियों को भी देय होगा। सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये 25 साल का युवा राज्य है। सभी लोग राज्य के सर्वांगीण विकास में लगे। अभी इस राज्य में काफी क्षमता है। हम लोग भारत सरकार की नजर में उनके विरोधी हैं। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। दोनों का सोच सकारात्मक रहे तो देश और राज्य का विकास निश्चित है। आज झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। धनबाद में गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप लूटा। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। धनबाद जिले के खैतान चौक के पास जमनादास बिसेसर लाल ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना बीती रात कतरास थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक कतरास थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घटना घटी। ज्वेलरी शॉप पर करीब 12 चोरों ने धावा बोलकर सबसे पहले गार्ड को बंधक बनाया, फिर ज्वेलरी शॉप का शटर उखाड़कर जमकर लूट की। ज्वेलरी शॉप संचालक के पिता ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि दुकान उनका बेटा संभालता है। अपराधी दुकान से सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। अपराधी कितने की ज्वेलरी अपने साथ ले गए हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर 10 से 12 अपराधी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शहर से बाहर गया हुआ है। बेटे के आने के बाद ही ज्वेलरी चोरी का आंकड़ा मिल पाएगा। वहीं घटना के बाद लोगों में भय का माहौल है। कारोबारी वर्ग पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। व्यवसायियों ने घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हजारीबाग में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है और जब वहां के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो इसे बैलेंस करने के लिए महाकाल मंदिर निर्माण में योगदान का दावा किया जा रहा है। दीपक प्रकाश ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि जिन लोगों ने देश को दोनों हाथों से लूटा, भारत के मंदिरों को लूटा, संस्कृति को लूटा, उसके नाम पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है और जब पूरे बंगाल में इस बात का विरोध शुरू हुआ तो ममता बनर्जी मुद्दे को बैलेंस करने के लिए महाकाल मंदिर निर्माण में अपना योगदान का दावा कर रही हैं। भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन पहुंचे थे। उन्हें मगरा हाट में हियरिंग सेंटर जाना था, लेकिन उन्हें वोटरों के एक ग्रुप के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उनकी कार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसमें उनकी कार का हैंडल टूट गया था। दीपक प्रकाश ने कहा कि ऐसे लोगों को खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तदाशा मिश्रा बनी झारखंड की पूर्णकालिक डीजीपी, अधिसूचना जारी। झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा को झारखंड की प्रभारी डीजीपी से स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। इस संबंध सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार तदाशा मिश्रा आईपीएस 1994 बैच की नियुक्ति वर्ष 2025 में अधिसूचित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड पुलिस बल प्रमुख का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के प्रावधानों के तहत की गई है। साथ ही 29 दिसंबर 2025 की संशोधित संकल्प संख्या 5051 में निहित प्रावधानों को भी इस नियुक्ति में आधार बनाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि तदाशा मिश्रा पहले से झारखंड की प्रभारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थीं। अब उन्हें औपचारिक रूप से झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित कर दिया गया है। देवघर में मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने एसबीआई के समक्ष किया प्रदर्शन।
5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने मंगलवार को एसबीआई देवघर शाखा साधना भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में विभिन्न बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। प्रदर्शन का नेतृत्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की देवघर इकाई के संयोजक सह कर्मचारी संघ पटना मंडल के अध्यक्ष मुन्ना कुमार झा ने किया। भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के उप महासचिव धीरज कुमार ने कहा कि बैंकों में स्टाफ की भारी कमी के कारण कर्मचारियों व अधिकारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कर्मियों के समक्ष शारीरिक परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई, एलआईसी व जीआईसी जैसे संस्थानों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, लेकिन बैंक कर्मियों को इससे वंचित रखा गया है, जो भेदभावपूर्ण है। उन्होंने बैंकों में भी इसे जल्द लागू करने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।